नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी ट्री, सीवीटी और सभी राज्यों के हिंदी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट को देखते वक्त आप अपना स्वमूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए नए थे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन दिया गया है बहु, दही, आज, पगड़ी। तो देशज शब्द, इसके पहले हमने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा था। देशज मतलब जिनके उद्भव के बारे में बहुत खास जानकारी नहीं हो। उद्भव यानी उत्पत्ति की जानकारी अच्छी न हो या फिर कोई साक्ष्य न हो, उसको हम देशज कहते हैं, जो कि खास क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, या फिर इसको हम आंचलिक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, देशज देश से उत्पन्न होने वाला शब्द। देश यहाँ पर किसी नेशन या फिर राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र विशेष के लिए। तो कौन सा शब्द है जो कि देशज है? ऑप्शन चारों आपने देख लिया होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि देशज शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पगड़ी शब्द लगा हुआ है, ये क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, बहु, दही, आज ये सब तत्सम शब्दों में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पगड़ी शब्द है ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है स्कूल, छात्र, शिक्षक, उपस्थित। तो चारों ऑप्शन देखिए और फिर अपने दिमाग को दौड़ाइए कि विदेशी शब्द कौन से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक विदेशी शासक रहे हुए हैं, और अब एक जमाना था कि ये सब व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने यहाँ पर शासन भी करना शुरू कर दिया। मैंने एक फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको कि आप नोट कर लीजिए। पी फॉर पुर्तगाली। ठीक है, पीडीएफ मैंने खुद इस फार्मूले को बनाया हुआ है। ठीक है, और ये सारे शब्द आपको प्रायः विदेशी भाषा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो परीक्षाओं में आप इनको जरूर ध्यान में रखकर जाइए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रेंच शब्द प्राय पूछे जाते हैं। बाकी अरबी और फारसी को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इतना ही तरीके के सवाल प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन शब्द पुर्तगाली है, कौन डच है, कौन अंग्रेजी है, कौन फ्रेंच है और कौन अरबी फारसी। बाकी तत्सम, तद्भव और संस्कृत के शब्दों को तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं। तो विदेशी भाषा या शब्द को हम कैसे कैच करें, अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा फार्मूला आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। पीडीईएफ, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए। तो यहाँ पर विदेशी शब्द हमें बताना है। स्कूल, छात्र, शिक्षक और उपस्थित आपने देख लिया है। आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि मैंने तो इसका जवाब पहले ही दे रखा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? यहां पर हमें बताना है विदेशी नहीं है। नहीं पर जोर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है प्रवेश, फीस, कूपन, टिकट। तो कौन सा शब्द है जो विदेशी नहीं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। प्रवेश शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी से इसको जोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर शब्द है, ये शब्द क्या है? विदेशी है। अब इसमें आप देखेंगे कि फीस जो शब्द बना हुआ है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कूपन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये फ्रेंच से लिया गया है। टिकट, अक्सर हम जब चाहे एरोप्लेन में जा रहे हो चाहे ट्रेन से जा रहे हो, टिकट का प्रयोग हम करते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी तीनों शब्द हैं, ये आपके व्यवहारिक जीवन में आते रहते हैं। आप फीस, कोचिंग फीस जमा करते हैं, आपको कूपन मिलता है जब आप किसी पार्टी में जाते हैं वहां पर भी, या फिर फिल्म देखने जाते हैं, टिकट वहां पर मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी विकल्प में शब्द दिए गए हैं, ये ऑन द स्पॉट नहीं गिराए गए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस विदेशी भाषा से लिया गया है। फ्रेंच से रिलेटेड एक और शब्द प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका नाम है रिपोर्टाज। ठीक है ना? तो ये भी फ्रेंच से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब यहाँ पर संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमने हिंदी व्याकरण पढ़ाते हुए व्हाइट बोर्ड पर संज्ञा
के ए टू जेड जो भी लक्षण होने चाहिए, कितने प्रकार की है, कैसे उनको कैच करें, ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक बार जरूर आप हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। न सिर्फ संज्ञा के बारे में आपको पता चलेगा, बल्कि मैं अंग्रेजी के शब्द में कहूं तो पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है वो सभी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, यानी कि संज्ञा से लेकर अव्यय तक आपको जानकारी मिल जाएगी और भी परीक्षोपयोगी चीजें वहां पर दिख जाएंगी। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाव यानी कि आप फीलिंग या इमोशन से इसको जोड़कर देख सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो कि फीलिंग से बना हुआ है, इमोशन से बना हुआ है। ऑप्शन दिया गया है पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। तो इन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, पढ़ना क्रिया से पढ़ाई शब्द बना हुआ है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब नॉर्मल संज्ञा के रूप में है, लेकिन जो पढ़ाई शब्द है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी जब भी आप किसी से कहते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहां पर पूछा गया कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी दिया गया है, नित्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी स्नेह जब हम किसी से करते हैं तो कहीं ना कोई फीलिंग होती है, जब हम घृणा करते हैं तो भी फीलिंग होती है, जब हम सत्य बोलते हैं तो भी क्या है? फीलिंग होती है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ऑप्शन सी जो दिया गया है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो प्राय विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनको कंफ्यूजन सा होने लगता है। तो जब आप संज्ञा वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर कुछ चीजें आपको क्लियर हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा का जो क्षेत्र है क्या है? विस्तृत है। ठीक है, ये एक खास समुदाय को प्रेजेंट करने वाली संज्ञा है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल व्यक्ति तक सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे हिमालय दिया गया है तो हिमालय नाम का एक क्या है? पर्वत है। अगर यहाँ पर पर्वत दिया गया होता तो शायद ये जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन हिमालय जो दिया गया है ये खास जगह, स्थान, व्यक्ति, वस्तु के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से गंगा दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पवित्रता, पवित्रता शब्द यहाँ पर दिया गया है जो कि एक विशेषण के तौर पर प्रयुक्त है, तो ये ऐसे ही ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में इसको जोड़ सकते हैं। नदी शब्द जो है, सही जवाब है ऑप्शन डी। नदी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद है कि अब आप इस प्रश्न के माध्यम से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के अंतर को समझ गए होंगे। नदी से यहाँ पर तात्पर्य हो रहा है कि एक से अधिक नदी, वो गंगा नदी भी हो सकती है, यमुना नदी भी हो सकती है, ठीक है, नर्मदा नदी भी हो सकती है, और आपके आसपास में जो नदी है वो भी हो सकती है। उम्मीद है कि आप सभी का गांव या घर या शहर किसी न किसी नदी के किनारे होगा। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम देकर पूछा जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और जहां पर केवल प्रतीकात्मक रूप में, सामूहिक रूप में पूछा जाता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पर नदी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? विशेषण से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बना हुआ है? ऑप्शन दिया गया ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, सुंदरता। सुंदरता जो कि सुंदर शब्द से बना हुआ है, इसमें ता प्रत्यय लगकर ये संज्ञा बन गया है। ठीक है, सुंदरता। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है मातृत्व, शिशुता, छोटपन, बचपन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग जितने शब्द बने हुए हैं सब में कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हमें बताना है कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, छुटपन। छुटपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना हुआ है। ठीक है, छुटपन जो कि एक तरीके से कहें कि एक होता है बड़कपन,
उसी का उल्टा है छोटपन। तो बड़कपन विशेषता बतलाता है कि कोई व्यक्ति वो अपने गुण से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई संपत्ति से बड़ा है, कोई व्यवहार से बड़ा है, और इसी का जस्ट उल्टा है छोटपन। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा गया कि इनमें सर्वनाम से बनी भावाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भावाचक संज्ञा हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया अपनापन, परायापन, नैतिकता, समता। तो जब आप सर्वनाम को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि कैसे ये शब्द बना हुआ है जो कि भावाचक संज्ञा के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाता है, जिसमें आपने सुना होगा मैं, तुम, ठीक है, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। वह, ठीक। तो अब इसके आधार पर आप सही उत्तर तक जाना शुरू कर दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनापन जो शब्द है ये भावाचक संज्ञा से बना हुआ है, ये जो कि सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सर्वनाम को भी समझना है तो आप हिंदी व्याकरण वाले वीडियोज को जरूर देखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है व्यावहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्राथमिक। तो भावाचक संज्ञा से विशेषण से बना हुआ शब्द नहीं। तो आप देख रहे हैं कि व्यवहार से व्यवहारिक बन गया, नीति से नैतिक बन गया, आध्यात्म से आध्यात्मिक बन गया। तो ऊपर के तीनों जो शब्द हैं ये तो विशेषण के तौर पर है, लेकिन प्राथमिक जो दिया गया ये विशेषण के तौर पर नहीं। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भावाचक संज्ञा कौन सी है? यानी कि आप देख रहे हैं कि संज्ञा के कुल वैसे 5 भेद माने गए, तो उसी में से यहां पर आप देख रहे हैं कि रूपांतरण भी दिखाई पड़ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी। तो ऊपर के क्वेश्चन में हमने बताया कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब तक जितने भी हमने प्रश्नों को देखा है इसमें ये तीनों संज्ञाएं आपको देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन दिया गया लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व, महत्व। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है आपके मन में आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रातृत्व शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदला हुआ है। भ्रातृत्व मतलब कि भाई। अब भाई कहा जा रहा है तो भाई के भी कई अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। एक तो खुद का जो भाई है वो होता है, एक जब आप दुकान पर जाते हैं तो भी भैया शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक यूपी बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो वहां पर भी इनको भाई, यानी कि भाई का बहुत व्यापक अर्थ यहाँ पर निकलता है। और दूसरा ये है कि आप ऑटो रिक्शा पर भी जाते हैं तो भी यहाँ पर भाई यानी संबोधन के तौर पर इसको कई बार देखा जाता है। आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा, अगर किया है तो कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि मैं कितना सही हूँ, क्योंकि कहीं आता जाता हूँ तो मैं इन सारे शब्दों पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान भी देता हूं कि आखिरकार क्या है। भाई के साथ साथ बहन का भी प्रयोग कई बार किया जाता है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भाईचारा, थका हारा, बेसहारा, बेचारा। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, भाईचारा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, बल्कि बाकी जितने भी है थका हारा, बेसहारा और बेचारा, ये सारे शब्द क्या है? विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। भाईचारा में विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा मैंने स्क्रीन को बड़ा किया इसलिए कुछ चीजें कट जा रही हैं। ऑप्शन दिया गया मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नहीं पर जोर दिया गया है। थोड़ा सा ये प्रश्न का जो बड़ा बन गया है। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया है मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, खुशहाली जो शब्द है ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी दिए गए मजदूरी, ठीक है, दलाली और चोरी, ये सब जातिवाचक संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा के रूप में है। अगला प्रश्न है इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया वीरता, शीघ्रता, विविधता, एकता। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार क्रिया विशेषण क्या है। ऐसा विशेषण जो खुद क्रिया की विशेषता बतलाता हो। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शीघ्रता शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में, शीघ्र से बना शीघ्रता। ठीक है, इसी तरीके से एक और शब्द है तीव्रता। ठीक, तीव्र से बना तीव्रता, यानी कि यहाँ पर क्रिया की खुद विशेषता बतलाई जा रही है। तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञा के रूप में है शीघ्रता। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन दिया गया धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। तो क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धुलाई धुलना से बना, धुनाई धुलना से बना, जैसे रजाई बनती है, पीटना से पिटाई बन गया। तो ये सब तो क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा है, लेकिन नहीं में है सफाई। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है? ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया कि वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सभी क्रियापद अव्यय होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। तो देखिए, ये प्रश्न देखने में तो एक लग रहा है, लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए इसमें कई और प्रश्न बन सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं, ये बात सही है। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं, जिसका व्यय न हो, सही बात है। अभी हमने बताया कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण भी कहते हैं, ये भी बात क्या है? सही है। और कहा गया कि सभी क्रियापद अव्यय होते हैं, ये बात गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा? अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। तो मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो जिस वाक्य में कोई कर्म होता हुआ दिखाई देगा वो तो सकर्मक हो जाएगा, लेकिन जिसमें कर्म नहीं दिखाई पड़ेगा वो क्या है? अकर्मक है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। जब हम सोते हैं, सोते हुए क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी आप देख रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है? फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया। लेकिन सोना क्रिया नहीं माना जाता है, मतलब कर्म प्रधान उसमें नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जहां पर नींद की बात हो, सोने की बात हो, तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। और चीजें क्लियर होंगी, आगे देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया गया अशोक पत्र लिख रहा था, महिलाएं महिलाएं गीत गा रही हैं, बालक रो रहा है, छात्र पढ़ रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं हो पा रही है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, बालक रो रहा है। रोना, सोना, डायरेक्ट इसमें आप देख रहे हैं किसी कर्म की बात नहीं गई। आप देख रहे हैं कि अशोक जो है वो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। महिलाएं गीत गा रही, कोई ना कोई, अगर यहीं पर होता कि महिलाएं गा रही है तब यह कर्मक हो जाता, लेकिन क्या कर रही है? गीत गा रही है। और छात्र पढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सकर्मक क्रिया नहीं है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया गया पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, बालक जमीन पर बैठा है, हरीश गांव गया है। तो इसमें हमें बताना है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि वो सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर कि सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में? ऑप्शन दिया गया है मोहन थक कर सो गया था, विदूषक सबको हंसा रहा था, मां बच्चे को सुला रही है, ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है। तो अकर्मक क्रिया कौन सा है, हमें बताना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मोहन थक कर सो गया था। ये क्या है? अकर्मक, सोने की बात यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी
विदूषक जो है सबको हंसा रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है, ठेकेदार मजदूर से काम करवा रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक का प्रयोग किया गया है। यहां पर हमें बताना है कि करण कारक का प्रयोग किसमें किया गया है। इसको छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो करण कारक का हमें बताना है कि प्रयोग किसमें हुआ है। ऑप्शन दिया गया है हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरित मानस है। तो लग रहा है कि यहाँ पर वाक्य को एकदम से तोड़कर ही एक ही वाक्य को रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में इनमें से किस वाक्यांश में करण कारक है। करण कारक जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से और द्वारा छिपा रहता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि किसमें प्रयोग किया गया, किस इसमें ऑप्शन में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है तुलसीकृत, यानी कि तुलसी द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, जिसमें करण कारक है। अब हिंदुओं का है तो आप देखेंगे कि इसमें आ जाएगा आपका संबंध कारक, ठीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है। कर्म कारक किसमें है, सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है जो कि कर्म कारक पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन डी, तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। तमाशा क्या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। अधिकरण में तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें में पै पर ये सबका लक्षण है। बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। तो अधिकरण कारक मैंने बता दिया था कि में पै पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सही जवाब आ गया ऑप्शन ए। किस वाक्यांश में अपादान कारक है। अपादान जैसे आ गया आपके दिमाग में आ गया होगा, अपादान का मतलब क्या होता है, पंचमी। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अपादान कारक से रिलेटेड है। अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है, जो कि एक तरीके से आप देखेंगे कि करण कारक का उल्टा है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में फैक्ट्स, तथ्य और बेस प्रश्नों के बनाने का यही सब रहता है। बस केवल प्रश्न का जो नेचर है उसी को तो बदला जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, घर से निकाल दिया गया। घर से क्या किया गया, नौकर को अलग कर दिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक यानी कि आपके दिमाग में आ गया होगा चतुर्थी, ठीक है। के लिए शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है इसमें। ऑप्शन दिया गया मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो यहां पर सही जवाब क्या हो गया, के लिए आया हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा गया किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध कारक मतलब खष्टी का प्रयोग यहां पर किया गया है, जिसमें काकी के इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी। तो कौन सा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, राम की एक पुस्तक की आ गया यहां पर। किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया गया मैंने आपसे कहा था, वे लोग अपने अपने घर चले गए। अब आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि तीन तरीके के पुरुष हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आता है सह, मतलब वह का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। मध्यम में तुम का और उत्तम में मैं का। तो यहां पर मध्यम का हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है, ठीक है, इसका सही जवाब है कि आपसे, ठीक है, आपसे कहा था कि, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। पुल्लिंग शब्द बताना हमें कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया पानी, नदी, मिट्टी, टोपी। तो यहां पर शब्द को देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें किसमें पुल्लिंग, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी। पानी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। बाकी जितने भी शब्द यहाँ पर देख रहे हैं सब स्त्रीलिंग के रूप में है, ठीक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पढ़ने से स्त्रीलिंग लग रहा है।
सही जवाब है ऑप्शन डी, सफाई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग लग रहा है और बाकी सब तो पुल्लिंग टाइप का दिख रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया? झूठ बोलने से बचो, मजदूर काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ, रोज घूमने आओ जाओ। तो इसमें हमें बताना है पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया का एक भेद है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि क्रिया से पहले की ही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, तो इसमें सही जवाब है खाना खाकर काम पर जाओ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि पहले खाना खाओ इसके बाद काम पर जाओ। खाना खाकर पढ़ो या फिर खाना खाकर कोचिंग जाओ, खाना खाकर अनुराग हिंदी एकेडमी को फॉलो करो। तो ये सारी चीजें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का एक तरीके से उदाहरण। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेरणार्थक क्रिया है, परीक्षा में खूब पूछी जाती है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सोहन तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। प्रेरणार्थक मतलब होता है कि क्रिया को करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो इस इन चारों विकल्पों में आप देख रहे होंगे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के तौर पर है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। ठीक है, जहां पर कोई चीज प्रेरित की जाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों पर विचार किया जिसमें हमने अलग अलग हिंदी व्याकरण के पोर्शंस को देखने का प्रयास किया, जिसमें क्रिया, लिंग, ठीक है, पुरुष, कारक के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने अकर्मक सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को भी इसमें देख लिया, यानी संज्ञा की कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि कुछ शब्दों के बारे में, कौन विदेशी शब्द है, कौन देश शब्द है, कौन तत्सम तद्भव शब्द है। तो लगातार हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से व्याकरण के अलग अलग बिंदुओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन प्रैक्टिस सेटों को देखकर आपका मनोबल जरूर बढ़ रहा होगा। तो कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।